सिक्किम में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपना रुख नर्म करने के संकेत दिए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसे विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की बात कही है। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट से अलग ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ एक अनौपचारिक बैठक में शी जिनपिंग ने कहा, ब्रिक्स देशों को क्षेत्रीय संघर्ष और विवादों का राजनीतिक व शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों के सदस्यों से अपील की है कि वैश्विक मुक्त अर्थव्यवस्था का सतत निर्माण करें, बहुपक्षवाद को समर्थन दें और साझा विकास को प्रोत्साहित करें। सिक्किम सीमा पर ताजा तनाव के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग पहली बार मिले थे। हालांकि ये दोनों नेताओं के बीच सीधी मुलाकात नहीं थी। मीटिंग के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ट्विटर पर लिखा कि ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स की गतिविधियों की तारीफ भी की। बीजिंग में होने वाले अगले ब्रिक्स सम्मेलन में पूरे सहयोग का वादा किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स की गतिविधियों को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को ISIS और अल-कायदा जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि इनके नाम भले अलग हों, लेकिन विचारधारा एक है। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तमाम देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम मोदी ने 11 सूत्रीय एक्शन एजेंडा पेश किया, जिसमें G20 देशों के बीच आतंकियों की लिस्ट सौंपने से लेकर उनकी फंडिंग रोकने के सुझाव शामिल हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने को भी जरूरी बताया। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर कश्मीर में अलर्ट है। आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और अलगाववादी नेताओं ने आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर 1 हफ्ते तक प्रोटेस्ट का कैलेंडर जारी किया है। ये इंश्योर करना कि अनलॉफुल गैदरिंग्स न हो, रैलीज न हो, उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएंगे। ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत में कोई नुक्से अमन या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अलर्ट के मुताबिक दक्षिणी कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं, बड़े प्रदर्शन और रैलियां कर सकते हैं। इस इनपुट के बाद सभी बड़े अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया है। पुलिस ने रिहा हुए पत्थरबाजों को संबंधित पुलिस स्टेशन पर हाजिर होने को कहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी आज होने वाले सारे एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरी कश्मीर घाटी में धारा 144 लागू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ 25,000 अर्धसैनिक बलों के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। घाटी में किसी तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने आतंकी बुरहान वानी के पक्ष में बयान दिया है। देखिए, मेरे बस में होता मैं कहता कि बुरहान वानी को जिंदा रहना चाहिए ताकि मैं डायलॉग करता उनके साथ, लेकिन अब वो मर गए हैं। जो लोग शहीद मानते हैं वो माने, जो लोग मानते हैं कि वो कत्ल हो गए हो गया है हादसा। बीजेपी ने सैफुद्दीन सोज के बयान को देश विरोधी बयान बताते हुए कहा कि आतंकियों के साथ आगे भी ऐसे ही सलूक होगा। ये उनको जो है सोचना नहीं चाहिए इस प्रकार की, क्या वो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं टेररिज्म को, और वो अगर करते हैं तो वो किसी का हित नहीं कर रहे। जो टेररिस्ट है और टेररिस्ट के तौर पर उससे ट्रीटमेंट होता है और होगा। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए एनकाउंटर में मारा गया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा है कि कश्मीर मसले को सुलझाए बिना शांति नहीं बहाल होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दफ्तर ने एक मीटिंग का हवाला देते हुए बयान जारी किया है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझेगा तभी पूरे इलाके की तरक्की होगी। शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा गया कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए जो बलिदान दिए हैं, दूसरे किसी देश ने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और वहां बैठे आतंकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
फेसबुक और व्हाट्सएप पर सुरक्षा बलों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर ये लोग जम्मू कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करते हैं और उनके जरिए सेना और सुरक्षा बलों की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि व्हाट्सएप आईडी बनाने के लिए लोग भारतीय मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे लगे कि इस आईडी को भारत से ही ऑपरेट किया जा रहा हो। जम्मू पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, साथ ही कई और लोगों से पूछताछ हो रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी को भी सेना या सुरक्षा बलों से जुड़ी कोई भी जानकारी ना दें। रेल मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के छापे से लालू यादव तिलमिला गए हैं। अपने घर और ठिकानों पर छापेमारी के बाद लालू यादव खुद सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर रेड डाली है। सुनो मोदी, अमित शाह फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे। चिल्लर लोगों से और खटमल लोगों से जो काट रहा है चिल्लर और खटमल, इनको हम बिल्कुल जनता का दवाई देके हम खत्म करेंगे। लालू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी और अमित शाह विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। जितने भी ये ममता दीदी हो, मायावती जी हो, अखिलेश हो, केजरीवाल जी हो, शरद पवार जी हो, इस सबके ऊपर ये हाथ लगा रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने भी सीबीआई की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई कहा है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी विपक्षी पार्टी को परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पटना में जमीन के भ्रष्टाचार का मुद्दा जेडीयू नेताओं ने ही उठाया था। अब नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या वो अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को बनाए रखेंगे जिनके घर सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जिनकी 12 संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जिन पर स्पष्ट प्रमाण है, दस्तावेज हैं? उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पूरी कर चुके ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। यूपी के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव, व अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख सरकारी नौकरियों में दक्षता तय करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया है। अगर थाने की समस्या है तो थाने की सीमा के अंदर उस समस्या का निवारण होना चाहिए, और जिले की रूप से परफॉर्मेंस ऑडिट तो होगा, क्योंकि ये सरकार अपेक्षाओं की सरकार है। सरकार के रडार पर कामचोर कर्मचारी हैं। सरकार परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार कर रही है। 100 दिन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान दिया। अब सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। अधिकारी व कर्मचारी अपनी कार्यशैली सुधारें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस दायरे में वो कर्मचारी आएंगे जिनकी उम्र 31 मार्च 2017 से 50 साल की हो चुकी है। सरकार ने सियाचिन में तैनात सैनिकों का भत्ता दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में मामूली संशोधन के बाद सैनिकों के अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन में लगे सुरक्षा कर्मियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। सियाचिन में तैनात सैनिकों का रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 14,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि अधिकारियों को अब 21,000 की जगह 42,500 रुपए का भत्ता मिलेगा। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में अनुराग ठाकुर से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। जस्टिस दीपक मिश्रा, एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि कोर्ट पिछले हलफनामे को नहीं मानेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि अनुराग ठाकुर को बुधवार तक 1 पेज का शॉर्ट एफिडेविट देकर माफी मांगनी होगी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 14 जुलाई को निजी तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने इशारा किया है कि अगर ठाकुर नए एफिडेविट के जरिए माफी मांग लेते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का केस बंद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को न मानने की वजह से उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया था। वहीं लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को बीसीसीआई में लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी की आज मुंबई में बैठक होगी।